हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12th। तो बेटा आपके लिए हम लोग लेके आए हैं KG1 to 12th सारी की सारी वीडियो, सारे सब्जेक्ट रिलेटेड, ऑल फॉर फ्री, जस्ट ऑन मैग्नेट ब्रेन्स चैनल। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ योर क्लासेस आर फ्रॉम KG1 to 12th, सारी की सारी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी फॉर फ्री। तो गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच एवरी वीडियो विच एवर यू लाइक। चलिए तो आइएगा जरा हम लोग इस चैप्टर के एक और बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट पर आ जाते हैं, जो कि पार्ट 2 है। आपने इसके ऊपर पहले देख लिया था कैसे हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 में काफी सारे क्वेश्चंस को आंसर किया था। सिमिलर वेज में हम लोग इस पार्ट 2 को भी सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर आप समझेंगे कि डायरेक्टिंग काम कैसे करता है, डायरेक्टिंग का पर्पस क्या है और डायरेक्टिंग कैसे हमें बेनिफिट्स कर रहा है। इन सब चीज़ों के अंदर हम समझने वाले हैं कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है, कैसे मार्क्स करने हैं, लाने कैसे हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। और यही चीज़ हमें समझनी होती है, बस कैसे आप क्वेश्चन की उस नस नस से वाकिफ हो जाए और कैसे ब्रेक डाउन करते हैं क्वेश्चन को, ये समझना आपने अगर सीख लिया तो आप आसानी से क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। चलिए चालू करते हैं बेटा एक और हमारा पार्ट, जिसके अंदर हम लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करेंगे। लॉन्ग आंसर्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1, हियर यू गो। डिस्कस द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, मैस्लो एक व्यक्ति था जिसकी कुछ ना हायरार्की थ्योरी थी मोटिवेशन की इसकी कोई थ्योरी थी, जिसके ऊपर ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मैस्लो ने कुछ थ्योरी दी है मोटिवेशन के ऊपर। हायरार्की थ्योरी है भाई साहब, हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है ये, जरा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हम आपको याद हो तो हमने पढ़ा भी था कि आपकी थ्योरी कहती क्या है। अब्राहम मैस्लो, a well-known psychologist, एक well-known psychologist था, outlined the elements of an overall theory of motivation। मोटिवेशन की ओवरऑल थ्योरी के ऊपर इसने आउटलाइन किया कुछ ऐसे नीड्स, उसने ऐसे कुछ आपके थ्योरी बनाई जो पूरे मोटिवेशन का आउटलाइन करता है। इन क्लासिक प्रॉपर पब्लिश्ड इन अ क्लासिक पेपर पब्लिश्ड इन 1943। 1943 में ये पेपर पब्लिश हुआ था और उसके अंदर उन्होंने समझाया था कि मोटिवेशन कैसे वर्क करता है, मोटिवेशन की थ्योरी क्या है। मैस्लोज थ्योरी वाज बैलेंस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। अच्छा, इसकी जो थ्योरी है ना वो किस पे बैलेंस्ड है बेटा? ह्यूमन की नीड्स के ऊपर बैलेंस्ड है कि ह्यूमन की इच्छाएं क्या है, ह्यूमन सोचता कैसे है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, इन सब चीजों के ऊपर उसकी ये थ्योरी थी। He felt that within every human being, सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर there exists a hierarchy of 5 needs। सारे ह्यूमंस के अंदर ना 5 नीड्स जो हैं वो रहती हैं। वो 5 नीड्स क्या है, वो भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि 5 नीड्स हैं जो फुलफिल करना चाहते हैं और उन्हीं से आप मोटिवेशन निकाल सकते हो। वो 5 नीड्स क्या है, आइए जरा देखते हैं। 5 नीड्स देखिएगा। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड क्या है बेटा? बेसिक साइकोलॉजिकल नीड refers to the need that are most basic in the hierarchy, like hunger, thirst, shelter, etc., which can be fulfilled by the basic salary। अब वो बोल रहे हैं कि जो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है ना, ये ऐसी नीड है बेटा जो कि बताता है कि सबसे ज्यादा जो जरूरत है किसी भी एक इंसान को, वो है कि बेसिक कुछ खाना पीना हमारा जो है वो होता रहे, दाल रोटी चावल चलते रहे। उसके साथ साथ आपका जो है बेटा जैसे कि मान लो हंगर है, थर्स्ट है कि यार खाने पीने के लिए पैसा हो, दूध हो हमारे पास, दूध रोटी हो, उसके साथ साथ दाल चावल, ये सब बेसिक खर्चे चलते रहे, सर के ऊपर छत हो, ये बेसिक नीड्स है। और ये बेसिक नीड किससे पूरी हो सकती है? बेसिक सैलरी से। बेसिक सैलरी बेटा वो सैलरी होती है जिसमें आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। ज़रूरत मतलब क्या? खाने पीने की ज़रूरतें और उसके साथ शेल्टर की ज़रूरतें, इनको पूरा कर सकते हो इन बेसिक नीड्स से। ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहा है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स की बात कर रहा है। फिर आता है हमारे पास सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स।
सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड क्या है बेटा? सेफ्टी स्लैश सिक्योरिटी नीड्स का मतलब है इट रेफर्स टू द नीड्स टू गेट सिक्योरिटी। आपको जरूरत है किस चीज की? सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म विच कैन बी फुलफिल्ड थ्रू जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम या पेंशन प्लान। अब दूसरा है भैया मोटिवेशन कैसे आएगा किसी भी काम करने में, कि आप उन्हें ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी दीजिए। सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे? अब जैसे कि आप मुझे कोई सामान पकड़ा के गए कि सर मैं इधर वॉशरूम तक होके आ रहा हूं, ये जो सूटकेस है ना इसका ध्यान रखना। अब आपको ट्रस्ट मुझ पे क्यों आ रहा है कि सर हैं ऐसा क्यों ही करेंगे हमारे साथ, हाँ या ना? अगर मैं वो आपको सिक्योरिटी दे रहा हूं कि यार तो सर है यार, इनको क्या ही जरूरत है चोरी वोरी करने की, ये क्यों ही करेंगे चोरी, हाँ या ना? तो आप उनके पास सिक्योर करके चले जाते हो। जैसे घर में याद है, बचपन में याद है कि जब हम कोई भी बाहर जाते थे तो कहीं भी अगर कुछ खेलने गए, कुछ खिलौने वुलौने लेके गए बहुत छोटे छोटे, या आपको याद नहीं हो तो आप अपने छोटे भाई बहन या किसी बच्चों को देखते हो तो बच्चा ना अपने खिलौने से खेल लेता है, फिर अगर उसको किसी दोस्त ने बुला लिया ना तो अपना सामान उठाएगा, अपना सामान पूरा मम्मी को पकड़ाएगा कि मम्मी तुम संभालो मैं जा रहा हूं खेलने, अब तुम देखो। क्यों? क्योंकि मम्मी के पास रहेगा सामान, मतलब सिक्योर्ड है, कहीं नहीं जाने वाला, सही सलामत रहेगा। सिक्योर्ड है भाई साहब, सही सलामत रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। तो जब आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है ना तो इंसान मोटिवेटेड फील करता है। जॉब मेरी कहीं नहीं जा रही है, जो पैसा मुझे वादा किया गया वो पूरा पूरा आ रहा है। अगर ये कुछ बातें करी जा रही है ना, मतलब आपके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आप काफ़ी खुश फील करोगे, आप ऐसा फील करोगे कि हाँ जो भी काम हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, दैट इज़ गुड। ठीक है। पेंशन प्लान्स, पेंशन प्लान मतलब ऐसा प्लान जहाँ पे आपको पेंशन स्कीम मिल रही है आफ्टर यू गेट रिटायर्ड। आपके रिटायर होने के बाद, आपके रिटायर होने के बाद आप जो है बेटा आपको ये सारे पेंशन मिल रही है कि भैया मैं जॉब पे नहीं जा रहा लेकिन फिर भी मेरे पास पैसा आ रहा है। तो ये भी तो सिक्योरिटी है ना यार, कहीं जाना नहीं है फिर भी पैसा आ रहा है, मैं अपने नॉर्मल खर्चे तो मैं हैंडल कर ही सकता हूं, दैट इज ऑल्सो पेंशन प्लान है, पेंशन स्कीम है। ठीक है। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम मतलब क्या? इनकम का स्टेबल होना, इनकम का स्टेबल होना, ये क्या है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ इनकम की बात कर रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम और क्या बोलता है? स्टेबिलिटी ऑफ इनकम ये बोलता है कि मैं जहां पे काम कर रहा हूं वहां पे ऐसा नहीं कि अगले महीने पैसा नहीं आने वाला, उसके अगले महीने पैसा नहीं आने वाला, या मान लो कभी भी पैसा मेरा काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सब सिनेरियो भी हो रहे हैं मतलब क्या है? इनकम स्टेबल है, मतलब आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी या सेफ्टी फील करोगे। क्लियर है? समझ आया? फिर आता है आपके पास अफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस नीड्स। आप जब अफिलिएट करते हो मतलब एक अफेक्शन क्रिएट करते हो, को जोड़ते हो अपने आप को, रेफर्स टू द नीड दैट रिलेट्स टू अफेक्शन। अफेक्शन क्रिएट कर रहे हो, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ला रहे हो, एक्सेप्टेंस ला रहे हो, एंड फ्रेंडशिप विच कैन बी फुलफिल्ड थ्रू टीम वर्क, काइंडनेस। अब क्या होता है, मान लीजिए व्यवहारिक काम होता है ना, जैसे मान लो किसी दिन आपकी बहुत तबीयत खराब हो जाए, है ना, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, आपकी बहुत तबीयत खराब हो जाए, और हुआ क्या, आपकी बहुत तबीयत खराब हो जाए और हुआ क्या कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना था। आपने अपने दोस्त को बोला सुनना यार ब्रो सुनना, मेरा एक असाइनमेंट लिख देगा क्या यार, वही जो असाइनमेंट तेरे को भी सबमिट करना ना कल, मेरा भी लिख देगा क्या? मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहा यार, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। आपने अपने दोस्त को बोला, आपने अपने दोस्त को बोला और दोस्त ने समझा कि यार आपकी एक्चुअली कंडीशन खराब है, तो उसने आपका जो है वो भी भर दिया, आपका भी असाइनमेंट बनाकर सबमिट कर दिया। मतलब क्या हुआ बेटा? ये अफिलिएशन, अफेक्शन, आप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दे रहे हो। कंपनी में क्या होता है बेटा? कंपनी में ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैसे आती है? मैंने एम्प्लॉय को ऐसा बोल दिया कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, तू जा। कई बार हो सकता है किसी एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो तो दूसरा एम्प्लॉय बोल दे अरे तू जा यार, मैं कर दूंगा काम, चल तू जा आराम कर। ये क्या है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अगर ये बॉस ये बातें समझ रहा है आपकी, आप इस बात से काफी खुश रहते हो, एम्प्लॉय काफी खुश रहता है, दैट इज क्या? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। क्लियर है? समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब क्या? आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन या सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो। इंक्लूड फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, कि अंदर से आपकी खुद की रिस्पेक्ट होनी चाहिए,
ऑटोनमी स्टेटस, कि भैया पावर मिले, पावर वाला स्टेटस मिले, रिकग्निशन मिले, कि लोग हमें पहचाने कि हमारा काम क्या किया गया है। अटेंशन विच कैन बी फुलफिल्ड बाय गिविंग प्रेज, कि आप प्रेज दे रहे हो, कुछ फायदा पहुंचा रहे हो, है ना, प्रेज दे रहे हो, रिकग्निशन कर रहे हो, ऑफरिंग प्रमोशन, प्रमोशन कर रहे हो, ये सब चीजों से आप क्या बोल सकते हो, हाँ हमको या हमारे अंदर जो एक रिस्पेक्ट का कीड़ा होता है उसको सेटिस्फाई किया जाता है। क्या आपको लोग जाने, आप अवार्ड दे रहे हो सबको, आप अवार्ड दे रहे हो, आपको लोग जाने, इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से इंसान को काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मुझे पहचाना जा रहा है, जाना जा रहा है, मैं इस बात से खुश हूँ। फिर आता है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब क्या, रेफर टू द ड्राइव टू become what one is capable of becoming, which can be fulfilled by the providing challenging work and giving them flexibility and autonomy in their job। कि जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी दो, जॉब में इनको ऑटोनॉमी दो, इनको ऑटोनॉमी दे रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो, है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या, ऐसा काम जहां पे आप एक्चुअली बेसिकली बोल रहे हो fulfilled by the providing challenging work and giving them flexibility and autonomy in their jobs। आप यहां पे क्या कर रहे हो, आप एक किसी की कैपेबिलिटी को जज कर रहे हो कि ये और कितना काम कर सकता है और कितना कैपेबल है। ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, उसको वो बनाना जिसमें वो क्षमता है। कई बार टीचर्स को पता होता है कि आपके अंदर क्षमता क्या है, कई बार कोच को पता होता है आपके अंदर कितनी क्षमता है, तो इसलिए आपसे वो ज्यादा काम करवाता है, आपकी लिमिट्स को पुश करवाता है, कैपेबिलिटीज को पुश करवाता है। विच कैन बी फुलफिल्ड बाय प्रोवाइडिंग चैलेंजिंग वर्क, कि आपको चैलेंजिंग काम दे दिया जाएगा कि आई एम प्रिटी श्योर यू विल डू इट, यू विल डू इट सानिध्य, आई एम श्योर यू विल डू इट। तो आप बोलते हो कि हाँ अगर मुझ पर किसी ने विश्वास किया तो मैं करके दिखाऊंगा। एंड गिविंग देम फ्लेक्सिबिलिटी, उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी तो दो काम करने की, फ्लेक्सिबिलिटी दो उनको, आप ये बिलीव दिलाओ कि भैया वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं, इसलिए आपको चैलेंजिंग वर्क दे रहे हैं। और उन सब चीज़ों के साथ साथ आप एक ट्रस्ट या एक अंदर से सेल्फ एस्टिमेशन बिलीव करते हो कि भैया मैं कर सकता हूँ काम, उनसे भी बेनिफिट होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, क्लियर है। ये सारे कुछ आपके तरीके हैं, ये सारे कुछ आपके तरीके हैं किस चीज़ के बेटा, मैस्लोज मोटिवेशन, मोटिवेशन करवाने के। किसी को मोटिवेट करना हो तो इन सारे तरीकों से भी आप मोटिवेट यहां पे किसी को भी कर सकते हो। क्लियर है, समझ आया। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेटा कॉमन बैरियर्स क्या है किसी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम देम। अब मेजर्स बताओ किससे कम कर सके। तो द कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सजेस्टेड मेजर्स टू ओवरकम देम आर टैबुलेटेड बिलो। नीचे टेबल में बताया गया है कि क्या आपके बैरियर हैं और उनसे क्या आप ठीक कर सकते हो। जैसे कि प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन इज लाइकली टू फेल, कम्युनिकेशन जो है ना इज लाइकली टू फेल इफ द रिसीवर इवैल्यूएट्स द मीनिंग ऑफ द मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट्स द मैसेज। अब क्या होता है चैटिंग में, क्या होता है, ये लिखा है, किसी ने रिप्लाई लिखा है, आपने लिखा है। अब यहां पे सीधा आपने क्या लिखा, आप लिखना चाहते थे हाउ आर यू, आप लिखना चाह रहे थे हाउ आर यू, है ना, और लिख क्या दिया आपने, लिख क्या दिया, लिख क्या दिया, लिख क्या दिया पता है, लिख क्या दिया पता है, आपने लिख दिया गलती से हु आर यू, हो कौन तुम, हो कौन। अब आपकी क्रश थी, इसको लग रहा था कि आप इसको जानते हो, किसी बेस्ट फ्रेंड को बहुत टाइम से आपके ऊपर क्रश था और आपको उनके ऊपर क्रश था, और उसने लिखा आगे से हे, आपने लिखा हाय, आप पूछना चाहते थे कैसी हो, आपने ये पूछ लिया कौन हो, कौन हो। उसने अंदर ही अंदर बहुत कुछ
मतलब आपने कुछ बात चालू भी नहीं करी और उसने बहुत सारे अजम्पशन बना लिए और उसने समझ लिया कि भैया तुम कैसे आदमी हो, तुम कौन हो, तुम कितने गलीच आदमी हो, तुम बहुत बुरे आदमी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, खूब सोच लिया उसने, तुम्हारी बात सुनने नहीं दी। चैटिंग में यही तो प्रॉब्लम है। आप ये बोल दो कि यार मैं तेरी बात से अग्री नहीं करता, तू बहुत ही बेकार आदमी है। अब अंदर से हाँ मैं तेरे को तू मैं बेकार, तू बेटा तूने ये किया, मैं उस दिन बाहर खड़ा था तेरे लिए, तूने ये किया ना, तूने ये किया ना, तूने ये कर दिया भाई, तूने उसके बारे में तो सोचा नहीं, तूने ये ना देखा कि मैं तेरे लिए इतने सारे काम करता हूं, अरे एहसान फरामोश, ऐसा वैसा सोच दिया। आपने बोला तू इतना बुरा है, मैंने तेरे को ना इतना अच्छा दोस्त माना था, लेकिन तू मेरे लिए ना एक छोटा सा बिस्किट नहीं ला पाया, भूख लग रही थी। अच्छा ये बात थी क्या? कोई नहीं यार, ले आता हूं, अभी ले आता हूं, है ना। मतलब क्या, उसकी बात खत्म भी नहीं हुई है, आपने पहले से ही इवैल्यूएट कर लिया उसने क्या सोचा होगा। अब यहां पे क्या दिखाया जा रहा है? सजेस्टिव मेजर्स टू ओवरकम, सजेस्टिव मेजर्स टू ओवरकम। अब सजेस्टिव मेजर क्या होगा? क्लैरिफाइंग द आइडिया बिफोर, पहले आइडिया बताओ फिर बोलो। कम्युनिकेटिंग द मैसेज टू बी कन्वेड शुड बी क्लियर इन ऑल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट में क्लियर होना चाहिए कि भैया टुकड़ों में मैसेज मत भेजो, एक साथ मैसेज भेजो, नहीं तो आंसर को कन्वे अच्छे से तरीके करो। यार मैंने तेरे को एक चीज बोली थी कि बिस्किट ले आना, मुझे भूख लग रही है, तुझसे ये भी काम नहीं हुआ, कितना बुरा है यार तू। अब पूरा पूरा आंसर आपको कन्वे हो गया। लेकिन आपने पहले क्या बोला? तू बहुत ही घटिया आदमी, तू बहुत ही बुरा आदमी है। उतने में उसने पता नहीं क्या क्या सुन लिया। कर क्या दिया ब्रो, मैंने क्या करा बता तो दे। यही चीजें होती हैं। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन मतलब क्या? आपने कोई चीज बोली है भी नहीं अभी और उसने पहले ही उस चीज को अनुमान लगा लिया आप किसके बारे में बात कर रहे हो, उल्टे सीधा अनुमान लगा लिए। समझ आया? तो इससे अच्छा आप क्लैरिफाई करो सारी कम्युनिकेशन को, या उसको एक तरीका होता है बोलने का, उस चीज को हर एस्पेक्ट में क्लियर करके चलो, वरना कोई भी इंसान कुछ भी सोच सकता है। नाउ बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स और ओमिशन ऑफ नेसेसरी वर्ड्स रिजल्ट इन बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। अब क्या होता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज? कैसे होते हैं बेटा? आपने कोई चीज उसमें मिस कर दी, कोई भी चीज मिस कर दी। मिस कर दी क्या मतलब? ओए बहुत वो लग रहा है, बदतमीज आदमी, क्या बात कर रहे हो? अरे वो लग मतलब क्या अच्छा लग रहा है यार, मैं यही बोल रहा हूं, कितना अच्छा लग रहा है भाई तू। अच्छा मैंने कैरेक्टर वो कर दिया ना, मिस कर दिया, तो मतलब बैडली एक्सप्रेस है। हर चीज भैया पूरी पूरी आप लोग ना अच्छे से मेंशन करो, कोई भी चीज मिस आउट ना करो। अगर मिस आउट कर दिया तो लोग उसको गलत इंटेंशन ले लेंगे। समझ आया? फिर बीवेयर ऑफ द लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट, कंटेंट का जो कंटेंट होना चाहिए उसके ऊपर ध्यान दो, लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दो, कोई गंदे शब्द यूज ना करो, टोन आपकी होनी चाहिए। क्या लग रही हो यार, यू लुकिंग रियली नाइस। दो तरीके होते हैं किसी चीज को कहने के। मतलब आप देखो ना, आप मूवीज में देखते हो जब लड़के छेड़ते हैं लड़की को तो कैसे करते हैं? हाँ वही, किदा कहाँ जा रही सोनिए। You can appreciate a girl by actually telling them how beautiful they look. You're looking so beautiful today. You're looking absolutely surreal. You're looking so gorgeous. I'm like my eyes are like I'm so you know, अंदर से मेरे शब्द ही नहीं आ रहे भाई साहब। I am feeling so overwhelmed seeing you after such a long time. You look so good. You look so good. आप इसको बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में भी बोल सकते हो। You have turned really nice. You're looking very gorgeous. आप कुछ भी ऐसे अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुल मैनर में आप किसी की तारीफ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि सोनियो क्या हाल चाल है, थप्पड़ ही खाओगे बेटा उससे तो, और बाकी पूरी जनता से भी खाओगे। ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल एंड योर टोन मैटर्स, योर टोन मैटर्स। यू लाइक यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और सोनी है हाँ कैसा लग रही, तो ऐसा नहीं, टोन नहीं, टोन नहीं, टोन भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसका लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन मतलब क्या भैया? लैक ऑफ अटेंशन मतलब आपको अटेंशन नहीं दी जा रही। व्हेन द रिसीवर्स माइंड इज प्री ऑक्यूपाइड, अगर उसका दिमाग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ही फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। अब मैं बोल रहा हूं, दोस्त मेरे दोस्त ध्यान इधर, ध्यान इधर, क्या पढ़ा है मैंने अभी, क्या पढ़ा है?
क्या सर लड़की छेड़ रहे थे हैं? क्या रिकॉर्डेड वीडियो में लड़की कैसे छेड़ूंगा मैं? बोलता अभी तो आप कह रहे थे सोनियो। अबे मैंने बोला अबे भाई एग्जाम्पल दे रहा था मैं टोन के ऊपर कि टोन आपका अच्छा होना चाहिए। ये देखो क्या हुआ, क्या हुआ, लैक ऑफ अटेंशन। आपने अटेंशन नहीं दी इस बात को, समझ आया? दिस इज लैक ऑफ अटेंशन। अगर अटेंशन देते तो समझ आ रहा था, मैं एग्जांपल समझा रहा था। वरना तुम बीच में कमेंट में लिखने लग जाओ सर जो है ऑनलाइन क्लास में लड़कियां छेड़ते हैं। कमरे में कोई नहीं है बेटा, स्टूडियो सब खाली पड़ा हुआ है, मैं अकेला बोल के पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। दैट इज व्हाट, दैट इज आपका, यही चीज मैं बता रहा हूं आपको, लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन मतलब क्या? आपने उस चीज को ध्यान से सुना ही नहीं और फिर उसका कुछ भी दिमाग में बनाकर उसका कोई काम करके आ गया, कुछ बोल के आ गए। समझ आया? इसको क्या किया जा सकता है? बी अ गुड लिसनर, अच्छे से सुनो, अच्छे लिसनर बनो। attentive and patient listening helps in understanding and retaining the message। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो, उसके ऊपर पूरा पूरा फोकस देते हो, तो आप ना एक अच्छे लिसनर की कैटेगरी में आते हो और आप अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी मतलब क्या? सच एज मीटिंग्स, मीटिंग्स करो, सजेशन बॉक्सेस बनाओ, आर एब्सेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीजें एब्सेंट होती हैं, जैसे कि मीटिंग करवाओ, है ना, सजेशंस लो, सजेशन बॉक्सेस ही नहीं है वहां पे कि भैया क्या सजेशन चाहते हो और कैसे बेहतर करें आपको, वो चीजें नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज सच एज मीटिंग, सजेशन बॉक्सेस, कंप्लेंट बॉक्सेस शुड बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ना कोई इंसान मुंह पर कुछ नहीं कह पाता, इसलिए आपको सजेशन बॉक्स रखने चाहिए कि और कैसे बेहतर करें हम अपने आप को। आप कोई भी सजेशन दीजिए, उसके ऊपर काम जरूर होगा, बिल्कुल जरूर होगा, लेकिन सजेशन पहुंचे तो ऑर्गेनाइजेशन तक। ऑर्गेनाइजेशन तक सजेशन पहुंच ही नहीं पाता, क्यों? लोग शर्माते हैं, अपने आप को रेजिस्ट करते हैं, है ना, वो अपफ्रंट होके बोलना किसी को पसंद नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान जो है ना, हमेशा ना, जो बेटा दिल दुखता है ना, वो आपका दिल जो है कभी भी इस बात से नहीं दुखेगा कि इस इंसान ने मेरे मुंह पे मुझे मेरी सच्चाई बता दी। उस टाइम थोड़ा सा हर्ट होगा, लेकिन एक्चुअली में आप उन लोगों से कभी भी नाराज नहीं रहोगे। क्यों? बिकॉज किसी ने भी आपको मुंह पे अगर ट्रुथ ऑनेस्टी बता दी और उस ऑनेस्टी से आपका दिल दुख रहा है, तो वो आपकी गलती है। दिल हमेशा उससे दुखता है, यार इससे विश्वास नहीं था, इसने मेरे पीठ पीछे मेरी बात करी, मेरा लिटरली दिल जो है दुख गया। ये होता है हमेशा दिल दुखाने वाली बात। कभी भी कोई आपको बोल के मुंह पे आके बोल देना सानिध्य आप ना आपका नेचर थोड़ा खराब है, आप अपना नेचर सुधारो, आप हर छोटी बात पे गुस्सा कर देते हो, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हाँ तो कर देता हूँ, तो क्या हो गया? कोई इसमें बुराई है क्या? मेरे को आ जाता है गुस्सा, खत्म बात, कोई इसमें दोहरा ही नहीं है। हाँ आता है तो आता है, तुम क्या कर लोगे? अब मैं ऐसे तो गुस्सा कर दिया एट द मोमेंट, बट मुझे फिर बाद में जाके रियलाइज होगा हाँ यार उसने बोला, बस शांति से आके उसने मेरे को सेम सही चीज तो बोली। गुस्सा करता हूं तो करता हूं यार, पर मेरे को उस टाइम गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसने एक ही चीज तो बताना मुझे चाहा, आई वोंट बी मैड एट हिम, या मुझे उस बात का बुरा नहीं लगेगा। बट वाई मैं बुरा फील करूंगा? जब पीठ पीछे जाके मेरे बात करे, मैंने उसको ना आग लगा दी थी कि यार सानिध्य तो है, लड़ लेगा मेरे बिहाफ पे लड़ लेगा। मेरी भी तो लड़ाई हो रही थी ना, मैंने सानिध्य को जाके बोल दिया कि भाई मेरे से लड़ने आ रहा है, और सानिध्य ने मेरे बिहाफ पे लड़ाई कर ली। बुरा भी यही बना और इसका ही नाम खराब हुआ, क्योंकि इसको तो सब लोग जानते हैं कितना लड़ाकू है। तो बेटा मुझे ये जब बात किसी से पता चली तो मुझे बुरा लगेगा, हाँ या ना? तो ऑब्वियसली आपको हमेशा जो फ्रंट में आपके स्ट्रेट फॉरवर्डली चीजें बोलते हैं ना, वो हमेशा सबसे दिल के साफ लोग होते हैं। ठीक है? तो सजेशन बॉक्सेस मतलब क्यों रखना है? क्योंकि हर इंसान नहीं बोल पाता सच्चाई मुंह पे, उनको डर लगता है, घबराहट होती है, हेजिटेशन होती है। सजेशन बॉक्स डाल दो, सजेशंस बॉक्स डाल दो, मीटिंग कंक्लूड करो, मीटिंग करवाओ जिसमें डिस्कशंस हो, क्या और बेटरमेंट हो सकते हैं। इन सब चीजों से भी आप जो है कम्युनिकेशन बेहतर बना सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। एक्सप्लेन डिफरेंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यूज टू मोटिवेट एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी। अच्छा, अब फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दोनों के अंदर समझना कि कैसे हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। इंसेंटिव मतलब क्या? कुछ बेनिफिट देना। ठीक है? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यूज्ड टू मोटिवेट एम्प्लॉय। पे एंड अलाउंस, बेटा पे एंड अलाउंस बोलता है कि किसी को रेंट दे देना, रेंट का अलाउंस देना, पेट्रोल का अलाउंस देना, है ना,
पेट्रोल का अलाउंस देना कि भैया आप हमारे लिए पूरे शहर शिफ्ट करके आए तो आपको जो कंपनी आने तक के लिए जो पेट्रोल लगता है उसको भी हम पे ऑफ कर देंगे, जो आप रेंट दे रहे हो वो भी रेंट हम पे ऑफ कर देंगे इतनी लिमिट का। ये रेंट अलाउंस और ये सब होते हैं। मतलब फॉर एवरी एम्प्लॉय सैलरी इज बेसिक मॉनिटरी इंसेंटिव, सैलरी सबसे बेसिक मॉनिटरी इंसेंटिव होता है, लेकिन समटाइम्स इट इंक्लूड्स पे, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस वगैरह सब कुछ है ना। सम ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड पे हाइक्स एंड इंक्रीमेंट्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, मतलब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। बोनस, बोनस मतलब क्या? It is a one-time reward for high performance. Bonus may be paid in cash or kind over above the salary. मतलब एक्स्ट्रा आपको कैश में मिल जाएगा या फिर सैलरी के ऊपर मिल जाएगा। परफॉर्मेंस बोनस, 100% अटेंडेंस बोनस, फेस्टिव बोनस कि भैया कोई फेस्टिवल आ रहा है उसका बोनस मिलेगा, है ना, या फिर अटेंडेंस है कोई तो 100% अटेंडेंस है तो उसका बोनस मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से भी आपका 100% अटेंडेंस मतलब कभी भी छुट्टी नहीं मारी, तो इस चीज़ को देखकर कंपनी बड़ी खुश हो गई, उनने बोनस दे दिया। समझ आया? फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस मतलब क्या? इट मीन्स प्रोवाइड एम्प्लॉइज अ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्राइज। क्या बोला जा रहा है? इट मीन्स प्रोवाइड एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करो अ शेयर इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी प्रोवाइड करो ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के अंदर। दिस इज एन एडिशन टू देयर वेजेस एंड सैलरी। सैलरी और वेजेस में एक एडिशन होता है। क्या होता है? एडिशन होता है। विच मोटिवेट्स देम टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। क्या मोटिवेट करता है? विच मोटिवेट्स देम टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस उससे इंप्रूव होती है, एंड प्रॉफिट इन द फ्यूचर, फ्यूचर में प्रॉफिट भी इंप्रूव होता है। इट इज अ ग्रुप इनिशिएटिव, ये ग्रुप इनिशिएटिव है। स्कीम यूज टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना हो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हो तो आप प्रॉफिट शेयरिंग कर लो। क्यों? क्योंकि जो इंसान काम कर रहा होगा वो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि मेरा भी हिस्सा है ना इसके अंदर, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा उतना प्रॉफिट मेरा भी बढ़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि उसका हिस्सा मेरा भी तो है, हाँ या ना। इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग से भी आप क्या करते हो? आप समझ जाते हो कि हाँ ये काफी बेनिफिट करने वाली है। फिर आता है हमारे पास नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब क्या? स्टेटस, नाम चाहिए भाई साहब, नाम चाहिए। इन बिजनेस टर्म्स स्टेटस मींस रैंकिंग ऑफ पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि सबसे बेस्ट कोई काम करता है ना, बंटी चड्डा, क्या तो भाई साहब कलश बनाता है, वह ना कलश होता है ना, कलश, कैसे कलश बनाता भाई साहब, उससे बेस्ट कोई बनाता ही नहीं है। मतलब क्या? स्टेटस मिल रहा है आपको। द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, परक्यूसिट्स एंड प्रेस्टीज ऑफ जॉब indicate the status given to a person holding a managerial position। कोई मैनेजर है उसको कोई स्टेटस मिल रहा है, एक रिकग्निशन मिल रही है, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो क्या होता है? एक स्टेटस का स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल मतलब भाई साहब मैनेजर भाई साहब को ना रोलेक्स की घड़ी मिली है भाई साहब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे, मतलब क्या है? स्टेटस सिंबल है, ठीक है, स्टेटस मिल रहा है। स्विट्जरलैंड घूमने को भेज दिया कंपनी ने भैया, फैमिली ट्रिप पे, समझ आया? इट सैटिस्फाइज साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एक साइकोलॉजिकल नीड को और सोशल नीड एक इंडिविजुअल की पूरा करने के लिए बात करता है। साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल नीड और सोशल नीड को पूरा करने के लिए, ये सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है, कि मन की संतुष्टि और दिमागी संतुष्टि, साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए आप स्टेटस देते हो। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है? बेटर कंडीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कंसिडरेशन दे रहे हो, रिस्क टेकिंग कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहे हैं? प्रोवाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हो, टू बी डिफरेंट फ्रॉम दी अनदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बेसिकली वहां के लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ, कैसा बिहेव करते हैं, आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं कि नहीं करते, रिस्क ले रहे हैं क्या, ऐसे कुछ कुछ चीजें ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का भी पार्ट बनती है। आप अच्छा काम करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट दो, सब लोग अच्छे से ही काम करेंगे। क्लियर है? चलिए
फिर उसके बाद देखिएगा पॉजिटिव मेजर टेकन इन दीज एस्पेक्ट्स हेल्प टू डेवलप बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को भी हेल्प करने के लिए काफी काम करते हैं। क्लियर है बेटा, समझ आया? देखो एक बार इसको एक बार, ठीक है बेटा। तो आपने ये सब देख लिया। अब आता है अपने पास करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब है ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो कि आपको और करियर में बेनिफिट करे। जैसे कि क्या, व्हेन एम्प्लॉइज आर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो in status and responsibility, they are satisfied and are committed to organizational goals. ऑर्गेनाइजेशनल गोल से वो कमिटेड रहते हैं। अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप स्किल्स को डेवलप करने के लिए कोई प्रोग्राम रख रहे हो। एंड साउंड प्रमोशन पॉलिसी हेल्प्स, ऐसी प्रमोशन पॉलिसी जिससे इंसान को बेनिफिट हो, कुछ प्रमोशंस हो। पॉलिसी हेल्प्स एम्प्लॉय टू इंप्रूव देयर स्किल्स, उनकी स्किल्स और बेहतर होती है। एंड बी प्रमोटेड टू अ हायर लेवल, हायर लेवल पे उनको प्रमोट किया जाता है। एंड एग्जिबिट इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। अब जब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आप काम ज्यादा सीखोगे, स्किल का डेवलपमेंट होगा, तो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज तो होंगी, आप एक करियर में बेनिफिट ही होगा, क्योंकि आप एक अच्छी तरह से काम कर रहे हो, अच्छे एम्प्लॉयज की तरह काम कर रहे हो, आप काफी इंप्रूव कर चुके हो अपने आप को। ठीक है, चलिए अब आता है बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज टेक थिंग्स इजी एंड आर फ्री टू अप्रोच एनीवन। वो बोल रहा है कि इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज टेक थिंग्स इजी, सारे लोग इजी लेते हैं। एंड फ्री टू अप्रोच एनीवन फॉर माइनर क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स, कोई भी किसी के पास भी चला जाता है अगर उनको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो। दिस हैज रिजल्टेड इन एवरीवन टॉकिंग टू ईच अदर, इस वजह से हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा है। मतलब चौकीदार भी टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट भी जा रहा है, हर कोई किसी से भी बात कर रहा है ना। दिस रिजल्टिंग इन इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिस, ऑफिस ढंग से काम कर नहीं पा रहा। आप देखो ना, रतन टाटा जी को कौन कौन से डिसीजन लेने चाहिए, वो पॉलिसी बनाए, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, क्या हम लोग अप्रोच करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर, कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, क्या हम लोग की बिजनेस स्ट्रैटेजीज होंगी, उन सब चीज़ों पे काम करने की बजाय वो इन चीज़ों में लगे हुए हैं कि भैया चौकीदार की पगार आई कि नहीं आई। अरे इस चीज़ को कोई और भी तो सॉल्व कर सकता है ना। दो लोगों के आपस में गुत्थम गुत्ती हो गई ऑफिस में, तो ये चीज़ को सॉल्व करेंगे कि वो मेजर अच्छी चीज़ों पे ध्यान देंगे, ऐसी चीज़ों पे ध्यान देंगे जो कि प्रोडक्टिव हो। ये चीज़ तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, हाँ या ना। इट हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन लॉस ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी मतलब सीक्रेट रखना, एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बीइंग लीक्ड आउट। अब क्या होता है, कोई भी किसी से भी बात करता है ना, तो इंसान क्या करता है, अब जैसे चौकीदार ने सुन लिया टाटा जी की सारी बातें, कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या करने वाला है, तो उन्होंने सुन के बाहर फैला दी पूरी बातें। अब वहां तक जा ही नहीं पाओगे तो सीक्रेसी कैसे पता चलेगी, लीक कैसे होंगी चीजें, हाँ या ना। व्हाट सिस्टम डू यू थिंक द मैनेजर शुड अडॉप्ट टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कैसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम जो है इंप्रूव कर सकें हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा, आइएगा। In my opinion, ऐसा लिख सकते हैं आप, in my opinion, the manager should adopt formal communication। कैसी communication बेटा, फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो कि फॉर्मली बात करे, एक प्रोटोकॉल हो, एक उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट हो, प्रोसीजर हो, स्टेप्स हो कुछ, है ना। इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस थ्रू ऑफिशियल चैनल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, एक चैनल मतलब एक स्टेप्स, एक प्रोसीजर, एक हायरार्की की बात कर रहे हैं, उसके थ्रू आप अपने आप को बेहतर करो, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन की फीचर्स क्या है, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है, ये बता रहा है। इट फॉलोज स्केलर चेन। स्केलर चेन आपको याद होगा, ऐसे कुछ हम लोग करते थे, हाँ या ना, ऐसे हम लोग स्केलर चेन बनाते थे, यस और नो, है ना। इट शुड फॉलो अ स्केलर चेन, इट टेक्स प्लेस थ्रू फॉर्मल लाइन,
कि ये इंसान इससे बात करेगा, फिर ये इंसान इससे बात करेगा, फिर ये इससे बात करेगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आदमी सीधा इसके पास उठ के जा रहा है। यही तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या? एक चेन फॉलो करना, ठीक है। इट मे बी ओरल, या तो ओरल कर लो या रिटर्न कर लो, मेल्स के थ्रू कर लो, लेटर लिख लो, एप्लीकेशन लिख लो, या ओरली कर दो, है ना। इट कैन बी डन बाय एनी ऑफ द मीन्स, बट इट इज जनरली रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप रिकॉर्ड्स में रखने के लिए चीजें लिखते हो। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करोगे भी ना, आप किसी को बोल दोगे यार सुनना विशाल सुनो तो ये काम कर देना यार प्लीज मंडे तक, है ना। बट आई विल राइट हिम अ मेल एज वेल। Why? Because to put into the record कि मैंने उसको ये बात बोल दिया है, मैं उसको लिख भी दूंगा। क्लियर है? समझ आया? It is easy to fix responsibilities. Responsibilities को फिक्स करना काफी आसान होता है, easy होता है। As a source of information, information can be located. मतलब it is easy to fix responsibility as source of information can be located. जिम्मेदारी देना काफी आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपने वर्बली ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें करी, तो आपको पता है किसके पास जाना है, किसकी कॉलर पकड़नी कि भैया तूने काम क्यों नहीं किया, हाँ या ना। तो आप लोकेट कर सकते हो वो चीज, किसको ये बात सौंपी गई थी, ठीक है। इट इज यूज्ड फ्रॉम कम्युनिकेटिंग ऑफिशियल मैटर्स लाइक ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, नोटिस। कोई नोटिस देना हो, कोई ऑर्डर देना हो, कोई इंस्ट्रक्शंस देने हो, तो वो भी चीजें आप लोग यहां से कम्युनिकेट करते हो। क्लियर? फिर आता है अपने पास दो टाइप की फॉर्मल अपनी कम्युनिकेशन है, नेटवर्क है। पहला, नेटवर्क कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप। दो तरह की फॉर्मल कम्युनिकेशन है। एक है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब बेटा क्या? वर्टिकल मतलब ऐसी, ये वर्टिकल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर तक, बीच में आएगा मिडिल, बीच में आएगा मिडिल। तो बेटा ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक आप ये जो बात करोगे, ये क्या होता है अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन है। दो तरह की होती है। एक होती है अपवर्ड, सबऑर्डिनेट से जा रहा है ऊपर सुपीरियर तक। जब ये वाला व्यक्ति ऊपर करे, मतलब कैसा, ये देखो ऐसा डायरेक्टली तो नहीं जाएंगे अपन, पहले मिडिल के पास जाएंगे, फिर मिडिल किसके पास जाएगा, ये इस सिचुएशन में जाएगा। ये बेटा कब होगा? जब इसकी कोई परेशानियां होंगी, इस व्यक्ति कोई परेशानियां या ग्रीवेंसेस होंगे, कि मतलब इसको कोई दिक्कत हो रही है। जैसे हड़ताल होती है, हड़ताल में बहुत सारे लोअर लेवल मैनेजमेंट पे लोग बैठ जाते हैं हड़ताल पे, मिडिल लेवल को बोलते हैं भैया तुम बात करो टॉप लेवल से और हमारी प्रॉब्लम्स को या हमारे हक दिलाओ हमें, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ये क्या हो गया? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड मतलब लोअर से ऊपर जा रहा है। और ऐसा भी होता है जब कोई ये पॉलिसी बनाए, क्या बनाए, कोई पॉलिसी बनाए, तो क्या होता है, इधर देखो स्ट्राइक बोल सकते हैं, इधर स्ट्राइक बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बेटा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अपन ये बोल सकते हैं कि ये डाउनवर्ड है। क्या है बेटा? ये डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ठीक है, ये डाउनवर्ड है। और वो क्या है बेटा? वो आपकी अपवर्ड मूवमेंट है। ये ऊपर ग्रीवेंसेस, कोई परेशानी होगी तो आप ऊपर बात करोगे उनसे कि ऊपर बात करिए आप और हमें को सोल्यूशन दीजिए। और डाउनवर्ड में क्या करोगे? डाउनवर्ड में आप बेसिकली ऊपर से नीचे तक जाओगे। हॉरिजॉन्टल के अंदर आता है बेटा एक ही लेवल, ये प्रोडक्शन हेड है। कौन है ये? प्रोडक्शन हेड, प्रोडक्शन हेड है। ये कौन है? ये मार्केटिंग हेड है, ये मार्केटिंग हेड है। अब बेटा दोनों का डेजिग्नेशन ना, जो दोनों का लेवल है वो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि एक डिपार्टमेंट का हेड है, दूसरा दूसरे डिपार्टमेंट का हेड है, हाँ या ना। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है। तो आपस में कनेक्टिविटी तो हो ही गई, हाँ या ना, आपस में कनेक्टिविटी तो हो ही गई। तो आपस में जब ये सेम लेवल पे कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट क्या कर रहे होंगे सर? ये बोल रहा होगा कि भैया तुमने कितने प्रोडक्ट बनाए और किस क्वालिटी के बनाए, क्या क्या मेन फीचर है बताओ तो मैं मार्केटिंग करना चालू करूं, हाँ या ना। तुमने कितना बना लिया ये बताओ तो उस हिसाब से मार्केटिंग करना चालू करूं। और ये चाहता है कि भैया मैंने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी तुम मार्केटिंग इस तरह से करना, उसमें ये फीचर है तो ये जरूर बताना उसके अंदर। तो बेटा आपस में डिस्कशन जब करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, इससे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, जो कि सेम। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, वर्टिकल मतलब ऐसा। हॉरिजॉन्टल मतलब देखो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं बेटा? सेम लेवल पे। टेक्स प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर। जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात करे या एक डिवीजन दूसरे डिवीजन से बात करे तो भी हम उसको क्या बोलते हैं?
हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके अंदर आप कुछ ऑप्शंस भी देख सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, इट फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। देखो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट जा रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना, इसे सिंगल चेन बोलते हैं, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू वन सेंटर पर्सन सुपीरियर, इसे व्हील चेन बोलते हैं। इस वाले व्यक्ति से सब सुनने आ रहे हैं, सब इसकी बात सुनने आ रहे हैं, मतलब इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, ये सब इसके पास आ रहे हैं लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने। फिर सर्कल आता है, सर्कल मतलब क्या, आप इससे बात करोगे, आप इससे बात करोगे, जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति इन दोनों से बात करेगा, ये डी जो है वो ई से बात करेगा, सी से बात करेगा, मतलब इट मूव्स इन अ सर्कल, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ इज एडजॉइनिंग टू पर्सन्स। मतलब अगर डी की बात करें तो ई और सी से बात किया जा सकता है, अगर ए की बात करें तो बी और ई से किया जा सकता है, अगर बी की बात करें तो ए और सी से किया जा सकता है। मतलब जो उसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं आजू बाजू में दो लोग, उनको ही ये कम्युनिकेट कर सकता है। फिर आता है अपना ये वाला, इट इन दिस नेटवर्क ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ अदर फ्रीली, कोई भी इंसान किसी से भी बात कर सकता है, ये देखिएगा। उसके साथ इन दिस नेटवर्क अ सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विथ हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज हिज सुपीरियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये अपने सुपीरियर से बात कर सकता है, सुपीरियर के सुपीरियर से भी बात कर सकता है। ये क्या है, अपना एक स्ट्रक्चर है जो कि अपन पढ़ सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। क्लियर है बेटा, हाँ या ना? आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ऐसी और अच्छी वीडियोस देखनी है, सानिध्य सर की वीडियोस देखनी है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हो। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, इन सारे बोर्ड्स में हम लोग जो है बेटा वीडियोज डालते हैं, दोज आर ऑल्सो फॉर फ्री। तो किसी भी तरह का टैबलेट हो, किसी भी तरह का फोन हो, किसी भी तरह के लैपटॉप पे आप सारी वीडियोस देख सकते हो, ऑल फॉर फ्री। और हमारे पास ई बुक्स और नोट्स भी हैं, जिनसे हम हमारे एक्सपीरियंस के साथ हम ये कुछ नोट्स बनाते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं 100 में से 100 लाने के लिए, या 95+ % लाने के लिए। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को प्रेस करिए और इन नोट्स को अवेल कर लीजिए। और आप चाहें तो हमें और दूसरे सोशल मीडियाज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।